हिंदी में इतिहास लेखन की परंपरा, जैसा कि इतिहास लेखन इस बात से ही समझ में आता है कि हम बात करेंगे कि ये जो हमारी हिंदी भाषा है, इसमें जितने भी साहित्य हुए हैं, तो सबसे पुराने काल से लेकर आज तक जैसे भी हम साहित्य पढ़ रहे हैं, उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। इस वर्गीकरण की शुरुआत किसने सबसे पहले की, उस शुरुआती काल में क्या त्रुटियां रही, और बाद में जितने भी लेखकों ने ये लिखने का प्रयास किया, इतिहास लेखन की जिन्होंने परंपरा की शुरुआत की, उन्होंने क्या क्या आधार रखा, मतलब किन किन बातों का ध्यान रखकर अंततः उन्होंने इतिहास लिखा। और आज जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आदिकाल का इतिहास, सुमन राजे का पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, तो ये सारी चीजें, या नगेंद्र वर्मा का पढ़ रहे हैं, जिनके भी हम लोग पढ़ते हैं, अगर अभी तक वो प्रामाणिक हैं तो उन्होंने क्या नीतियां अपनाई थी, उन्होंने क्या तरीका लिया था लिखने का, हम वो सारा कुछ देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि सबसे पहले इतिहास लेखन की परंपरा किसने शुरुआत की। तो इतिहास लिखने की परंपरा हमारे भारत में किसी ने नहीं की थी। सबसे पहले एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे, भाषा वैज्ञानिक थे, उनको बहुत ज्यादा मन था, वो कभी भारत आए नहीं थे। विडंबना ये थी कि वो कभी भारत आए नहीं थे, और बिना भारत आए हुए ही वो दूर से ही यहाँ पत्राचार करते थे, मतलब यहाँ के जो वरिष्ठ साहित्यकार थे उनके साथ वो बातचीत करते थे पत्रों के माध्यम से, और उसी के आधार पर उन्होंने सबसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और लेखन करने वाले कौन थे, ये थे गारसादा तासी। किसने लिखा था? प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास किसने लिखा है, वो लिखा है गारसादा तासी ने लिखा है, फ्रेंच है, ठीक है। इन्होंने लिखा, जो किताब लिखी थी, इनकी रचना का नाम था, ये जरूरी है, इससे प्रश्न आते हैं, आप पिछले वर्ष का भी प्रश्न उठाकर देखिएगा तो इनसे प्रश्न आया हुआ है। इन्होंने लिखा किताब इस्तवार द ला लेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। इन्होंने जो किताब लिखी थी उसका नाम था इस्तवार दी ला लेत्यूर। इस्तवार द ला लेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, एंदुई हिंदुस्तानी। देखिए जितने भी शब्द हैं फ्रेंच शब्दों का प्रयोग हुआ है, हिंदुस्तानी, इसका अर्थ हम हिंदी में भी देखेंगे। इन्होंने लिखा इस्तवार द ला लेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, जिसमें इस्तवार का मतलब होता है हिस्ट्री, हिस्ट्री या कहें इतिहास, ठीक है। हिस्ट्री किसका लिख रहे हैं? लित्रियूर, लेत्रियूत्यूर, लिटरेचर, लिटरेचर या कहें साहित्य। किस साहित्य की बात कर रहे हैं हम लोग? एंदुई हिंदुस्तानी। एंदुई रखा गया था तत्सम प्रधान भाषा, तत्सम शब्दों की प्रधानता वाली भाषा। एंदुई जो सिंधु से हम हिंदू पर आए थे, ये उन्होंने लिया था। कैसी भाषा थी? तत्सम बहुल भाषा, ठीक है। और हिंदुस्तानी का मतलब हुआ था हिंदुस्तानी। इनका कहना था, इन्होंने जो किताब लिखी थी, और इन्होंने लिख तो दिया था कि इस्तवार द ला लेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी नाम दिया, और ये कहा इन्होंने कि हिंदी भाषा का ये साहित्य लिख रहे हैं, पर यहाँ पर हिंदुस्तानी शब्द में बहुत ज्यादा जो साहित्यिक रचनाएं थी वो अरबी फारसी शब्दों की प्रधानता वाली थी। हिंदी बहुत पीछे छूट रही थी, उर्दू के बहुत ज्यादा वहां पर साहित्यकार थे, हिंदी के कहने को बहुत कम मात्रा में किताबों को जगह दी गई थी, ठीक है। इसमें कुल 738, उन्होंने कितने लोगों को शामिल किया था? 738 रचनाकारों को शामिल किया था, और जिसमें हिंदी के रचनाकार थे सिर्फ 72। सोचिए कितने कम रचनाकार हिंदी के थे, और ये नाम भी दे रहे थे इस्तवार द ला लेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। इनको याद रखिएगा, इस नाम को बहुत बार पूछा गया है। और हिंदी इसका अर्थ हुआ हिंदुस्तानी व हिंदवी साहित्य का इतिहास, पर ऐसा था नहीं। हिंदुस्तानी किताबें सिर्फ 72 थी और बाकी किताबें बहुत ज्यादा थी। इसका 2 संस्करण आया, संस्करण मतलब 2 बार ये छपा, 2 भाग इसका छपा।
पहला संस्करण इनकी किताब का आया कब, ये नोट करते जाइए आप लोग। पहला संस्करण इनका आया था 1839 ईस्वी में, प्रथम भाग आया था, और दूसरा भाग आया था, द्वितीय संस्करण आया था। द्वितीय संस्करण भी दो भागों में बटा था, पहला आया था 1870 और दूसरा आया था 1871। पहला आया था 1870 और दूसरा आया था 1871, और प्रथम भाग भी दो भागों में बटा था, पहला आया था 1839 और दूसरा आया था 1847। दो संस्करण हुए थे, सबसे पहला आया था 1839 में, दूसरा आया था 1847 में। 39, ठीक है। और जब द्वितीय संस्करण की बात करेंगे तो 1870 में पहला और 1871 में दूसरा संस्करण इसका आया था। प्रकाशक कौन थे? प्रकाशक थे द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमिटी आयरलैंड। इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, पीजीटी में हमारे इतना नहीं पूछता। मेन जो चीजें पूछी जाती है, अब इसके बाद देखते हैं विशेष तथ्य। इसमें किन किन रचनाओं को शामिल किया गया था, क्या तरीका था, पद्धति क्या अपनाई गई थी, वो इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? गारसा दतासी। कौन सी किताब थी? इस्तवार दलाल रेंदोई हिंदुस्तानी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं विशेष तथ्य। जो इनका तरीका था साहित्य लेखन का, उसका क्या तरीका था, क्या जरूरी चीजें थी, क्या गलत चीजें थी जिस कारण इसको वो मिला नहीं तरीका। सबसे पहला, यह फ्रेंच भाषा में था। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किसमें था? फ्रेंच भाषा में था। तो आप ही बताइए, अगर ये फ्रेंच भाषा में था तो कितनी ज्यादा समझ विकसित कर सकता था। इसमें कुल 738 रचनाकारों को रखा गया था। रचनाकारों को जगह मिली थी 738, और जिसमें से आप देखिए 72 सिर्फ हिंदी के थे, ठीक है। या ऐसे लिखिए सिर्फ 72 हिंदी के थे ना, बहुत ज्यादा। सिर्फ 72 जो रचनाकार थे वो हिंदी के थे। सिर्फ 72 रचनाकार किसके थे? हिंदी के थे। कहा जा रहा था हिंदुस्तानी साहित्य, और कितने थे? सिर्फ 72, ठीक है। तीसरा, और इसमें क्या था? इस रचना में कुल 24 अध्याय हैं। कितने अध्याय थे? चैप्टर्स कितने थे? 24 अध्याय। टोटल पार्ट कितना था? 24 अध्याय हैं। अब आगे देखिए, यह किस पद्धति पर था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था, किसने लिखा? गारसा दतासी ने लिखा। क्या नाम था? इस्तवार दलाल रेंदोई हिंदुस्तानी। क्या पद्धति अपनाई गई थी? तो पद्धति यहाँ पर अपनाई गई थी वर्णानुक्रम पद्धति, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि पद्धति कौन सी थी। तो पद्धति थी वर्णानुक्रम। वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया था, मतलब क को पहले जगह दिया गया, ख को बाद में। अब बताइए कि जो लिखा गया, कहने का मतलब है अगर इस तरह से लिखा जाता तो भारतेंदु तो बहुत पहले आ जाते और कबीर बहुत बाद में, जबकि कबीर भारतेंदु के बहुत सदियों पहले आए हुए हैं। तो क्या यह तरीका पढ़ने का सही रहता? क्या हम समझ पाते कि कबीर का किस तत्कालीन समाज से कबीर का जुड़ाव था और उनकी भाषा वैसी क्यों थी? भारतेंदु की बात करेंगे तो भारतेंदु बहुत पुराने हो जाते हैं, जबकि 1936 के आसपास उनका 1900 के आसपास उनका उद्घोष माना जाता है। उनके कारण भारत में बहुत ज्यादा हिंदी खड़ी बोली का प्रावधान चला। भारतेंदु ही उसके जनक माने जाते हैं। तो कहाँ आप उनको बहुत पीछे झकेल दे रहे हैं वर्णानुक्रम में? तो ये बहुत बड़ा डिमेरिट था इनका, बहुत बड़ा गलती था, गलत तरीका था इनका अपनाने का, इसीलिए ये बहुत ज्यादा सत्यापित नहीं हुआ। पर चूंकि ये पहली कोशिश थी साहित्य लिखने की, तो इसका नाम आता है, ठीक है। काल विभाजन का इसमें कोई प्रयास नहीं किया गया। और दूसरा डिमेरिट क्या था इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया, ठीक है, जबकि करना चाहिए था, क्योंकि जो भी साहित्य है वो तत्कालीन समाज के अनुसार होता है। अगर अभी हमारा समाज बहुत ज्यादा शिक्षित है तो हमारा जो साहित्य है वैसा ही है, अगर हम परतंत्र रहते तो हमारा साहित्य वैसा ही रहता।
तो समाज के अनुसार साहित्य में फर्क पड़ जाता है। ये कुछ विशेष तथ्य है। इसके अलावा और देखते हैं, इसके बाद कहा गया कि इसमें हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब पहली बार आप इतिहास लिख रहे हैं तो हिंदी में प्रथम क्या है ऐसा कुछ भी इसमें बताया नहीं गया था। क्या है? प्रथम कवि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रथम कवि किसके? हिंदी के। कोई जानकारी नहीं दी गई थी, कोई जानकारी नहीं। ठीक है, इसके बाद आइए, मौलवी करीमुद्दीन ने इसके प्रथम 2 भागों को क्रमशः तबकात शशवरा और तज़किरा सरुवाई हिंदी 1848 में फारसी में अनुवाद किया। ये चीजें ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा टीजीटी में हमारा इससे रिलेशन नहीं है। बस एक बार सुन लीजिए कि इसके बाद भी कोशिश की गई थी। गारसाद तासी ने जो लिखा उसको मौलवी करीमुद्दीन ने क्या किया था? अनुवाद किया था। बस इतना याद रखिए कि इसके लेखन को अनुवाद किसने किया था? अनुवाद किया था मौलवी करीमुद्दीन ने। अनुवाद किया था 1848 में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ रही होगी। हमें इतिहास लेखन की जब बात करेंगे तो हमें शुरुआत से देखनी होगी, क्योंकि प्रश्न बहुत बेसिक से आते हैं पीजीटी में हमारे। ये करने के बाद हम लोग पीजीटी का अंतिम वर्ष का जो भी प्रश्न पत्र था उसे एक बार सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमें किस किस भाग पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। 1953 में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसदे ने गारसाद तासी के इतिहास ग्रंथ का फिर अनुवाद किया। सबसे पहला अनुवाद किसने किया था? मौलवी करीमुद्दीन ने अनुवाद किया 1848 में। उसके बाद 1853 में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसे ने इनको अनुवाद किया और इसमें कुल 358 रचनाकार रखे, जिसमें हिंदी के रचनाकार कुल कितने रखे? 220। लिख लीजिए, पहला तो करीमुद्दीन ने किया था अनुवाद और दूसरा किया था डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसे ने। इन्होंने अनुवाद किया था, कब किया था? 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में किया था। और इनकी खास बात की क्या थी? इन्होंने 220 हिंदी के रचनाकार रखे थे। ठीक है, मतलब रचनाकारों को जगह दी गई थी। किसमें? लक्ष्मी सागर वारसेने में। ठीक है, अब आगे आते हैं। सबसे पहला प्रयास किसने किया था? गारसाद तासी ने किया था। क्या दोष था? वर्णानुक्रम पद्धति में था, काल विभाजन पर ध्यान नहीं दिया गया था। मेन चीजें यही हैं, हमें याद रखना है। सबसे पहले किसने लिखा? गारसाद तासी ने। फ्रेंच थे, फ्रेंच भाषा में लिखे थे। पुस्तक का नाम क्या था? इस्तवा दलाल हिंदुई हिंदुस्तानी, फ्रेंच में लिखा गया था। 24 अध्याय थे, वर्णानुक्रम पद्धति में था और क्या नहीं किया गया था? काल विभाजन पर ध्यान नहीं दिया गया। ये हो गया पहली बात। इसके बाद आते हैं दूसरा प्रयास कब किया गया? दूसरा प्रयास किया गया ठाकुर शिव सिंह सेगर द्वारा। किसके द्वारा? शिव सिंह सेंगर द्वारा दूसरा प्रयास किया गया। इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास 1883 ईस्वी में। क्या लिखा इन्होंने? हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसको इन्होंने नाम दिया शिव सिंह सरोज। क्या नाम दिया? इनकी रचना का नाम है शिव सिंह सरोज। रचना का नाम है शिव सिंह सरोज। क्या नाम दिया? शिव सिंह सरोज इन्होंने नाम दिया। प्रकाशन वर्ष था 1883 ईस्वी। 1883 ईस्वी में इसका प्रकाशन उन्होंने किया, नाम दिया शिव सिंह सरोज। कहाँ से प्रकाशित हुआ? लखनऊ से, नवल किशोर प्रेस से। प्रकाशन भी लिखिए कहाँ से हुआ? देखिए, जब हम लिटरेचर की बात करेंगे, साहित्य की बात करेंगे, तो प्रश्न बहुत अंदर से आते हैं और लेवल आप खुद बात कर रहे हैं पीजीटी।
पीजीटी की बात करेंगे तो कहीं से भी कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, तो हमें बहुत डेप्थ में पढ़ना है, आप ऊपर ऊपर पढ़कर पार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रश्न देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि प्रश्न कितने अंदर से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें अंदर से देखना पड़ेगा। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से 1883 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया, शिव सिंह सरोज का। अब इसमें क्या खास बात थी, इसे कहते हैं हिंदी में रचित, क्या है लिख लीजिए, हिंदी में रचित पहला ऐतिहासिक ग्रंथ था, हिंदी में रचित पहला हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या था, हिंदी में रचित था सबसे पहला, इसके पहले जो था वो फ्रेंच में था। ठीक है, तो ये पहला था जो हिंदी में रचित था, इसीलिए ये बात भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किसमें रचित है ये हिंदी में रचित पहला हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक ग्रंथ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे आइए, अब इसमें क्या खास बात थी, इसमें कुल रचनाकार 1003 रखे गए थे और हिंदी के कुल रचनाकार थे 769। कुल रचनाकार कितने थे, कुल रचनाकार इसमें थे 1003, 1003, और जिसमें हिंदी के रचनाकार थे 769। ठीक है, 769। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं, डिमेरिट्स देखिए अब इसमें क्या आना शुरू हो गया, फिर इसमें डिमेरिट्स आया, काल विभाजन का कोई प्रयास इन्होंने भी नहीं किया, काल विभाजन का कोई प्रयास इन्होंने भी नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया। करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये भी प्रारंभिक अवस्था थी तो इनसे भी उम्मीद करना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त इनमें जो एक अच्छी बात थी, ये क्या था, वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया था, जबकि इसके पहले वाला भी वर्णानुक्रम में था। दोनों एक ही चीज फॉलो करके चले, वर्णानुक्रम में लिखे, काल विभाजन का प्रयास नहीं किए। बस इनमें जो एक अच्छी बात थी वो ये थी कि हिंदी के रचनाकार, पर्याप्त रचनाकारों को इसमें जगह मिली थी। ठीक है, लिख लीजिए, ये भी कैसा था, वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति। इसी कारण ये भी बहुत ज्यादा स्थायित्व नहीं प्राप्त कर सका। ठीक है, और इसमें एक चीज क्या किया गया, इसने पुष्य को हिंदी का पहला कवि माना। उसमें किसी भी कवि का कोई नाम नहीं था, इन्होंने हिंदी का पहला कवि पुष्य को माना। किसे माना, पुष्य, लिख लीजिएगा, किसे माना, पुष्य को माना हिंदी का पहला कवि। ये बात हो गई। ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित, कब लिखे थे, 1883 ईस्वी में लिखे थे। दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, पहला था गारसा दत्तासी का, दूसरा था शिव सिंह सेंगर का, शिव सिंह सरोज नाम था। खास बात क्या थी, हिंदी में लिखा गया था। दूसरा, 769 हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया था। डिमेरिट बिल्कुल पहले वाले की तरह दोष था, इसमें वर्णानुक्रम में लिखा गया था, और साथ ही साथ क्या किया गया था, साथ ही साथ काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया था। क्लियर है यहां तक। इसके बाद तीसरा प्रयास किया मिश्र बंधुओं ने। किसने किया, तीसरा प्रयास किया मिश्र बंधुओं ने, और मिश्र बंधुओं ने जो नाम दिया, उसके पहले 1 मिनट रुकिए, देखते हैं। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने भी लिखा है। मिश्र बंधुओं के पहले आ जाते हैं गियर्सन पे। गियर्सन ने लिखा है 1800, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। हमने 2 देखा अभी तक, अब तीसरा देखते हैं। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने तीसरा प्रयास किया हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का। इन्होंने नाम दिया द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इन्होंने क्या नाम दिया, इनकी रचना का नाम पूछ, बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि मैचिंग में रचना देता है, रचना का नाम देता है और उसके लेखक देता है। तो रचना का क्या नाम था, रचना का नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर, दी मॉडर्न लिटरेचर ऑफ मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान।
लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, रचना का नाम दिया इन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और ये क्या थी, ये इसका प्रकाशन वर्ष था 1879, 1889 नहीं, 1889 ईस्वी में इनका प्रकाशन वर्ष था। इसके पहले हमने देखा शिव सी सरोज उनका 1883 था और इनका है 1889। ठीक है, इतिहास ग्रंथ ये जो इन्होंने लिखा, ये ग्रंथ विशेषांक के रूप में निकला था। मतलब इन्होंने पर्टिकुलर बुक नहीं लिखा था, इन्होंने एक विशेषांक के जैसा लिखा था, जो छपा था द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। किसका था? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकला था। ठीक है, कब निकला था? 1888 ईस्वी में, और 1889 ईस्वी में इसको एक किताब के रूप में लिख दिया गया। इसकी खास बातें थी, ये काल क्रम अनुसार थी, काल क्रमानुसार। अब काल विभाजन का प्रथम प्रयास अगर हम बात करेंगे तो किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ने किया था। काल क्रम के अनुसार इन्होंने बांटा था रचित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। प्रश्न अगर आ जाएगा कि काल क्रम में बटा हुआ हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्या है? ये फर्स्ट है, काल क्रम के अनुसार लिखा हुआ। प्रश्न याद रखिएगा कि पहला कौन है जो काल क्रम के अनुसार लिखा गया है? वो लिखा है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने 1879 में। और क्या है? कालक्रम के अनुसार है। प्रथम इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का कालक्रम के अनुसार। अब आइए, इसकी भाषा कैसी थी? इसकी भाषा अंग्रेजी थी। हिंदी में अभी तक सिर्फ एक मिला, शिव सिंह सरोज। सबसे पहले वाला क्या था? फ्रेंच में था, और इनकी भाषा क्या थी? अंग्रेजी थी। ठीक है, यहां तक। इसमें केवल हिंदी के रचनाकारों को ही स्थान मिला था। किसको स्थान मिला था? केवल हिंदी के ही रचनाकारों को, केवल हिंदी के रचनाकार थे इसमें। ठीक है, काल विभाजन का प्रयास किया गया था, काल विभाजन का प्रयास किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? काल विभाजन का प्रयास किया गया था। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो इसको और फेमस बना रही है और अभी तक इसके बारे में अगर पढ़ाया जा रहा है, तो वो है कि इसी में इन्होंने ही, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने ही कहा था कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। क्या है? सबसे बड़ा जो टर्म है जो इसको इनको फेमस कर रहा है, इन्होंने कहा था भक्ति काल को, लिख लीजिए, इन्होंने क्या कहा था? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा था। ठीक है, किसे